भारत पाकिस्तान की 1971 की लड़ाई में भारतीय मेजर ने जब अपने हाथों से काटी थी अपनी टांग। 1971 भारत पाकिस्तान के जंग के एक और एपिसोड में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास सभी वीडियो पहुंच सके। बात 7 दिसंबर 1971 की है। अदग्राम और गाजीपुर की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों को शिकस्त देने के बाद 5 गोरखा राइफल की 4th बटालियन के जवानों को आराम के लिए 4 दिन दिए गए थे। उन जवानों ने जंगल के तालाब में नहाकर अपने कपड़े सुखाए ही थे कि ब्रिगेड मुख्यालय से कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरोलीकर के लिए एक फोन आया। उनको बताया गया कि उनकी बटालियन को एक और काम दे दिया गया है और उनको तुरंत आगे बढ़ना है। हरोलीकर ने ये कहकर इसका विरोध किया कि उनके जवान 4 दिनों से सोए नहीं हैं, उनको आराम की सख्त जरूरत है। ब्रिगेड कमांडर बंटी क्विन ने कहा, हैरी, क्या आप समझते हैं कि मैंने इसका विरोध नहीं किया होगा? लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई। सिलहट में लैंड करते ही भारतीय सैनिकों पर हमला। दरअसल हुआ ये था कि कोर कमांडर जनरल सगत सिंह को कहीं से सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की 202 इन्फेंट्री ब्रिगेड को सिलहट से हटाकर ढाका की रक्षा के लिए ले जाया गया है। वहां पर सिर्फ 200-300 रजाकारों को सिलहट की सुरक्षा के लिए छोड़ा गया है। जनरल सगत सिंह ने योजना बनाई कि गोरखा सैनिकों को उनके पास उपलब्ध 10 हेलीकॉप्टरों से सिलहट में लैंड कराया जाएगा और वो वहां तुरंत कब्जा कर लेंगे। गोरखा बटालियन को सुबह 7:30 बजे हेलीबॉर्न ऑपरेशन के आदेश मिले। 9:30 बजे उन्होंने इसका पूर्वाभ्यास किया और उसी दिन 2:30 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया। कलौरा से सबसे पहले 7 Mi-4 हेलीकॉप्टर के जरिए गोरखा सैनिकों को सिलहट में उतारा गया। हाल में प्रकाशित किताब 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फ्रॉम द इंडो पाक वॉर के लेखक मेजर जनरल इयान कार्डोजो बताते हैं, गोरखा बटालियन के जवानों को कभी हेलीबॉर्न ऑपरेशन की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। असल में वो पहली बार ही हेलीकॉप्टर पर चढ़े थे। मेजर मनी मलिक के नेतृत्व में करीब 3:30 बजे पहला हेलीकॉप्टर सिलहट पहुंचा। जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर उतरा और गोरखा सैनिक नीचे उतरने लगे, पाकिस्तानी सैनिकों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए हेलीकॉप्टर पर हमला बोल दिया। पहली खेप में हमारे सीओ का रेडियो सेट नहीं आ पाया था, इसलिए हम ब्रिगेड कमांडर को ये तक सूचित नहीं कर पाए कि हमें क्या झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तानियों पर खुखरियों से हमला। इस हमले का कुछ और विवरण अर्जुन सुब्रमण्यम की किताब इंडियाज वॉज 1947-1971 में भी मिलता है। सुब्रमण्यम विंग कमांडर SC शर्मा को बताते हैं, मैं Mi हेलीकॉप्टर की पहली खेप में सिलहट उतरा था। हमारे साथ 75-80 गोरखा सिपाही थे। हेलीकॉप्टर की आवाज इतनी तेज थी कि हमें इसका अंदाजा ही नहीं हो पाया कि हमारा वहां क्या स्वागत होने वाला है। हमने जमीन से 5 फीट ऊपर से नीचे छलांग लगाई थी। जब हम नीचे गिरे तो हमने पाया कि हम पर फायरिंग हो रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरोलीकर ने सभी सैनिकों को जमीन पर लेट जाने के लिए कहा। पाकिस्तानी हमारी तरफ अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए आगे बढ़े। सारे गोरखा जमीन पर चुपचाप पट लेटे रहे। जब पाकिस्तानी सिर्फ 40 गज दूर रह गए तो उन्होंने जय काली मां आयो गोरखाली का नारा लगाते हुए उनके ऊपर अपनी खुखरियों से हमला बोल दिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने भागकर 400 मीटर दूर एक गांव में शरण ली। गलत सूचना के आधार पर लैंडिंग। दरअसल जनरल सगत सिंह को गलत सूचना मिली थी कि 202 पाकिस्तानी ब्रिगेड को सिलहट से ढाका ले जाया गया है। 313 ब्रिगेड को ढाका शिफ्ट होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो ढाका जाने के बजाय सिलहट आ पहुंची थी। इसलिए जब गोरखा सैनिकों की बटालियन ने वहां लैंड किया तो उनका सामना पाकिस्तान की 2 ब्रिगेड्स यानी करीब 8000 सैनिकों से था। अगले दिन जब गोरखा सैनिकों को लेकर कुछ हेलीकॉप्टर्स ने वहां लैंड किया तो पाकिस्तानी सैनिकों में ये गलतफहमी फैल गई कि भारत ने वहां दूसरी बटालियन भी उतार दी है। भारतीय सैनिकों की वहां जो हालत थी उसका बेहतरीन वर्णन PVS जगनमोहन और समीर चोपड़ा ने अपनी किताब ईगल्स ओवर बांग्लादेश में किया है। वो लिखते हैं, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स और गोरखा सैनिकों की अचानक लैंडिंग से सिलहट में मौजूद पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर थोड़े परेशान हो गए। जनरल सगत सिंह को ये गलतफहमी थी कि गोरखों को वहां बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा ही। उनके उतरने के इलाके के ठीक बाहर पाकिस्तानी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा था और गोरखा सैनिकों को जमीन के रास्ते कोई कुमुक नहीं पहुंचाई जा सकती थी। खाना और पानी हुआ समाप्त। वहां उतारे गए गोरखा सैनिकों की तादाद सिर्फ 384 थी। थोड़ी देर में ही पाकिस्तानियों को उनकी असली संख्या का पता चलने वाला था। 9 दिसंबर की रात तक उन्हें वहां उतरे 48 घंटे बीत चुके थे और उनसे जिस लिंकअप का वादा किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया था।
उनका खाना और पानी समाप्त होने लगा था और हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उन्हें थोड़ा बहुत खाना उन झोपड़ियों से मिल रहा था जिन्हें छोड़कर स्थानीय लोग भाग गए थे। पानी के लिए उन्हें गंदे तालाबों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। वो अपने रूमालों से पानी को छानकर पी रहे थे। इसी समय भारतीय पक्ष को बीबीसी की तरफ से अप्रत्याशित मदद मिली। बीबीसी की गलती से हुआ भारतीय सैनिकों को फायदा। उस समय भारतीय सेना ने कुछ विदेशी संवाददाताओं को अपने साथ ले जाने का फैसला किया था ताकि दुनिया को लड़ाई की सही तस्वीर मिल सके। जनरल कार्डोजो बताते हैं, उस समय खबरों के 3 स्रोत थे। रेडियो पाकिस्तान, जिसे हम रेडियो झूठिस्तान कहते थे। आकाशवाणी, जिसकी खबरों के साथ दिक्कत ये थी कि वो देर से आती थी क्योंकि उन्हें उसके लिए सेना मुख्यालय का क्लियरेंस लेना पड़ता था। और तीसरा था बीबीसी, जिसकी बहुत अधिक विश्वसनीयता थी। बीबीसी के युद्ध संवाददाता ने अपने रेडियो बुलेटिन में गलती से बता दिया कि भारत ने सिलहट में अपनी ब्रिगेड उतार दी है। जिस दिन ये प्रसारण हुआ, दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सामने थे और बीबीसी का प्रसारण सुन रहे थे। कर्नल हरोलीकर ने हमसे पूछा, आपने सुना बीबीसी ने क्या कहा? एक अफसर ने कहा, ताज्जुब है, बीबीसी से ऐसी गलती कैसे हो गई? मैंने तुरंत कहा, बीबीसी ने गलत नहीं कहा सर, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तानियों ने भी इसे सुना होगा। अब हम लोगों को उन्हें ये आभास देना चाहिए कि हम एक ब्रिगेड ही हैं। बटालियन को फैलाया गया। जनरल कार्डोजो बताते हैं, हमारे सीओ और मैंने मिलकर अपनी बटालियन को बड़े इलाके में छितरा दिया। कुछ सैनिकों को स्वचालित हथियारों के साथ गैप्स में तैनात किया गया ताकि गश्त लगा रहे पाकिस्तानी इस गलतफहमी में रहे कि वहां एक भारतीय बटालियन नहीं, एक पूरी ब्रिगेड है। गोरखा सैनिकों की एक प्लाटून से कहा गया कि वो एक टीले पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर उस पर पाकिस्तानी सैनिकों का नियंत्रण हो जाता तो वो साफ देख पाते कि भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम है। लगभग उसी समय पाकिस्तानियों ने भी वहां पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन गोरखा उनसे पहले पहुंचे और ऊंचाई से फायरिंग कर उन्हें वहीं रोक दिया। गोरखा सैनिकों ने अपनी खुखरियां तेज की। इस बीच जैसे ही भारतीय सैनिक देखते कि पाकिस्तानी सैनिक बड़े हमले के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, वो एयर सपोर्ट की मांग करते और भारतीय वायुसेना के MiG-21 और हंटर्स विमान आकर उनके ऊपर बमबारी शुरू कर देते। जब रात में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर वहां उतरते तो पाकिस्तानी सैनिकों को लगता कि वो कुमुक लेकर आए हैं, जबकि वो सिर्फ हताहतों को लेने आते थे। गोरखाओं ने वहां सक्रिय गश्त लगाना और घात लगाकर हमले करना जारी रखा। इस बीच गोरखाओं के हथियार खत्म होने शुरू हो गए। मेजर जनरल कार्डोजो बताते हैं, जब हमारे सीओ अपने सैनिकों के ठिकानों पर जाते तो वो अक्सर गोरखाओं को अपनी खुखरी तेज करते हुए देखते। जब वो उनसे पूछते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उनका जवाब होता था कि जब हमारे सारे हथियार खत्म हो जाएंगे तो हम अपने सबसे विश्वसनीय हथियार खुखरी का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान ने सफेद झंडों के साथ आत्मसमर्पण का प्रस्ताव किया। इस तरह गोरखा सैनिकों ने सिलहट के मोर्चे पर पूरे 8 दिन बिताए। 15 दिसंबर 1971 की सुबह 9 बजे भारतीय सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने रेडियो पर घोषणा कर पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार डालने के लिए कहा। जैसे ही ये घोषणा हुई, 2 पाकिस्तानी अफसर सफेद झंडों के साथ गोरखा ठिकानों की तरफ बढ़े। इसका विवरण देते हुए कर्नल R.D. पलसोकर अपनी किताब फॉरएवर इन ऑपरेशन में लिखते हैं, उन अफसरों ने बताया कि उनके कमांडर 4/5 गोरखा सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। जैसे ही सी कंपनी के मेजर माने मलिक ने इन लोगों को 1500 मीटर की दूरी से आते हुए देखा, उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर को संदेश भेज पूछा कि उनके लिए क्या आदेश है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरोलीकर ने आगे बढ़कर देखा कि करीब 1000 से 2000 के बीच पाकिस्तानी सैनिक जंगल के कोने में जमा हो गए हैं। उस समय तक आत्मसमर्पण की कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई थी, इसलिए सीओ को पाकिस्तानी सैनिकों के इरादे पर शक हो गया। भारतीय सैनिकों ने सरेंडर स्वीकार करने से किया इनकार। इन पाकिस्तानी अफसरों ने भारतीय सैनिकों को नोट दिया कि गैरिसन कमांडर भारतीय ब्रिगेड कमांडर के सामने अपनी पूरी गैरिसन का आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। जनरल कार्डोजो बताते हैं, हमारे सीओ को तुरंत अंदाजा हो गया कि हमारी ये दिखाने की चाल कि हमारे पास एक पूरी ब्रिगेड है कामयाब रही है। लेकिन उन्हें ये भी आभास था कि अगर पाकिस्तानियों को इस समय भी पता चला गया कि उनका सामना भारत की आधी बटालियन से था तो हालात पलट भी सकते हैं। उन पाकिस्तानी अफसरों से कहा गया कि वो वापस जाएं क्योंकि अभी तक उनका सरेंडर लेने के आदेश नहीं मिले हैं। भारतीय ब्रिगेड कमांडर वहां से करीब 100 मील पीछे थे, इसलिए उन्हें एक कोडेड संदेश भेजा गया कि वो तुरंत आकर पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर ले। भारतीय ब्रिगेडियर को हेलीकॉप्टर से उतरते देख पाकिस्तानी हुए हैरान। 15 दिसंबर की दोपहर भारतीय ब्रिगेड कमांडर बंटी क्विन हेलीकॉप्टर से सिलहट पहुंचे। 3 बजे पाकिस्तानी गैरिसन कमांडर ने उनसे मुलाकात की।
अगले दिन सुबह यानी 16 दिसंबर को पूरी सिलहट गैरिसन ने भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तानियों को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने ब्रिगेडियर बंटी को हेलीकॉप्टर से उतरते देखा। बाद में वो ये जानकर दंग रह गए कि उनकी 2 ब्रिगेड भारत की मात्र आधी बटालियन का सामना कर रही थी। कुल मिलाकर 3 पाकिस्तानी ब्रिगेडियर्स, 173 अफसरों, 290 जेसीओ और 8000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने हथियार डाले। सरेंडर करने वाले पाकिस्तानी ब्रिगेडियर थे सलीमुल्लाह खां, इफ्तिकार राणा और एसए हसन। सरेंडर के बाद पाकिस्तान के गैरिसन कमांडर ने ब्रिगेडियर क्विन से स्वीकार किया कि अगर ये बटालियन यहाँ नहीं होती तो हम लोग कम से कम 10 और दिन सिलहट में डटे रहते। जनरल कार्डोजो कहते हैं, हालांकि ये घटना 50 साल पहले हुई थी, लेकिन 5/4 गोरखा बटालियन के अफसर और जवान बीबीसी को उसकी ऐतिहासिक गलती के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बीबीसी के लिए भले ही ये बड़ी गलती हो, लेकिन हमारे लिए ये उसका सबसे अच्छा प्रसारण था। कार्डोजो का पैर बारूदी सुरंग पर पड़ा। इस लड़ाई में गोरखा बटालियन के 4 अफसर, 3 जेसीओ और 123 जवान मारे गए। पाकिस्तानी गोलाबारी में उनकी रेजिमेंटल एड पोस्ट भी बर्बाद हो गई। 16 दिसंबर की सुबह जब सीमा सुरक्षा बल के कमांडर ने बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर के लिए तैयारी करते देखा तो वो घबरा गया, क्योंकि वहां भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। मेजर कार्डोजो को उसकी मदद के लिए भेजा गया। वहीं कार्डोजो का पैर पाकिस्तान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग पर पड़ा और उसके चिथड़े उड़ गए। उनके पैर से बुरी तरह से खून निकल रहा था। कार्डोजो याद करते हैं, मैंने डॉक्टर से कहा मुझे थोड़ी मॉर्फिन दे दो। उसने जवाब दिया कि ऑपरेशन के दौरान गोलाबारी में हमारी सारी दवाएं नष्ट हो गई हैं। तब मैंने उससे कहा, क्या तुम इसे काट सकते हो? उसने कहा कि उसके पास इसे काटने के लिए कोई यंत्र नहीं है। तब मैंने अपने सहायक से पूछा, मेरी खुखरी कहाँ है? जब वो खुखरी लेकर आया तो मैंने उससे मेरा पैर काटने के लिए कहा। उसने कहा, सर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तब मैंने उसके हाथ से खुखरी ली और अपने हाथ से अपना पैर काटा। इसके बाद मैंने उसे आदेश दिया कि इसे जाकर जमीन में दफना दो। मैं आज भी लोगों से मजाक करता हूं कि अभी भी बांग्लादेश में 1 फुट गुना 1 फुट की जमीन पर मेरा अंश गड़ा हुआ है। पाकिस्तानी सर्जन ने किया ऑपरेशन। इसके बाद उनके सीओ ने आकर उनसे कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। एक पाकिस्तानी सर्जन ने हमारे सामने आत्मसमर्पण किया है, वह तुम्हारा ऑपरेशन करेगा। कार्डोजो ने उस पाकिस्तानी सर्जन से ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया और अनुरोध किया कि उन्हें किसी तरह हेलीकॉप्टर से भारत पहुंचाया जाए। उस दिन चूंकि पाकिस्तानी सेना ढाका में आत्मसमर्पण कर रही थी, इसलिए सेना के पास खाली हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं थे। कार्डोजो के सीओ ने फिर कहा कि तुम पाकिस्तानी सर्जन से ऑपरेशन न करवाकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। कार्डोजो याद करते हैं, मैं बहुत मुश्किल से ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन मैंने उनके सामने 2 शर्तें रखीं। नंबर 1, मुझे किसी पाकिस्तानी का खून नहीं चढ़ाया जाए, और दूसरे ऑपरेशन के समय आप वहां मौजूद रहें। मेरी दोनों शर्तें मान ली गईं। एक पाकिस्तानी सर्जन मेजर मोहम्मद बशीर ने मेरा ऑपरेशन किया। अगर वो इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कार्डोजो को पहले उड़ीसा में चंद्रनगर और फिर पुणे ले जाया गया, जहां उनको कृत्रिम पैर लगाए गए। वो भारतीय सेना के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अफसर बने जिन्होंने 1 बटालियन और फिर 1 ब्रिगेड को कमांड किया। इयान कार्डोजो भारतीय सेना से मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए। इस समय वह दिल्ली में रहते हैं।